और हमारे साथ में तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं नरेंद्र कटारे जी हमारे स्टूडियो से, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, साथ में डॉक्टर सीबी यादव जी जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ में अविनाश शर्मा जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले नरेंद्र कटारा जी, आज की रात सियासी दलों के लिए, राजस्थान के सियासी दलों के लिए कयामत की रात है। क्या कुछ बीजेपी दावे कर रही है? आपका लगभग 11 महीने का कार्यकाल था जिसके आधार पर आप जनता के बीच गए, वोट मांगे। अब क्या उम्मीद है कल की सुबह से? भारतीय जनता पार्टी सतत काम करने वाली पार्टी है, सतत चलने वाली पार्टी है। हमारा बूथ से लेकर मुख्यमंत्री तक का कार्यकर्ता लगातार जन कल्याण में जुटा रहता है, विकास में जुटा रहता है, समाज के बीच सामाजिक सरोकार के काम करता है और संगठन के लिए समर्पित भाव से काम करता है। इसलिए चुनाव हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हम संगठन के समर्पण के भाव पर, जन कल्याण के भाव पर, विकास के भाव पर हम ये सातों की सातों सीट राजस्थान में जीत रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जिस प्रकार से इन 11 महीनों में काम किया है, जनता को समर्पित होकर काम किया है, जन कल्याण का काम किया है, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति के लिए जिस प्रकार से काम किया है, आप देखेंगे जल की व्यवस्था हो, आपके कानून की व्यवस्था हो, युवाओं के रोजगार की व्यवस्था हो, महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था हो, उन्होंने जिस प्रकार से किसान से लेकर युवा से लेकर जवान तक जो काम किया है, उस पे ये मोहर लगने वाली है। आप हम सभी जानते हैं कांग्रेस शासन में ईआरसीपी को कैसे लटकाए रखा, कैसे भटकाए रखा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भागीरथ के रूप में पहला काम किया और इस राजस्थान को, जहां जल का महत्व सब कोई जानता है, उसको जल देने का काम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बात कर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ईआरसीपी का समझौता किया, यमुना जल समझौता किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, मोदी जी की गारंटी थी कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। और कांग्रेस सरकार में जिन युवाओं के साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, उन पेपर माफियाओं को हम सजा देंगे। आपने देखा था, हमने पहले ही दिन, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दिन एसआईटी का गठन किया और एसआईटी 200 से ज्यादा पेपर लीक माफियाओं को सलाखों के अंदर डाल चुकी है। इसके साथ ही हमने युवाओं से वादा किया था कि हम आपके भविष्य के रोजगार को संभालेंगे। तो हमने युवाओं के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस 5 सालों में मैं 4 लाख से अधिक तो सरकारी नौकरियां और 6 लाख से अधिक रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इस दिशा में बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक 32,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र दे दिए हैं। 10,000 युवाओं की परीक्षाओं के परिणाम आ चुके, सरकारी नौकरियों के परिणाम आ चुके हैं। और 15 तारीख को जब हमारी सरकार को 1 साल पूरा होगा तो हम 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि भजनलाल सरकार ने प्रथम वर्ष में 1,11,000 सरकारी नौकरियों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है, तैयारी कर ली है। जल्द ही सभी भर्तियां संपन्न होंगी। और मुझे बता दीजिए कितनी सीट का दावा कर रहे हैं आप? 7 में से 1 सीट थी आपके पास, सिर्फ सलूम्बर। हमारे पास 1 सीट थी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ रही है और आगे चल रही है। हमारा संगठन हर घर तक है, हर बूथ तक है। संख्या भारतीय जनता पार्टी सातों की सातों सीट जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। आप देखेंगे कि कांग्रेस राजस्थान से किस प्रकार गायब होंगी। छोटे छोटे दल जो अहंकार में बोलते हैं, जो किसी को कुछ नहीं समझते, दादागिरी करते हैं, वो सभी राजस्थान से गायब होंगे। भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण में जुटेगी। डॉक्टर सीबी यादव जी, कांग्रेस पार्टी कितनी उम्मीद मानकर चल रही है? 4 सीटें आप लोगों के पास थी, चारों पर जीत बरकरार रह पाएगी आपकी, या उससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे या थोड़ा पिछड़ जाएंगे? दीपक जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले जो हमारे भाजपा के मित्र ने जो बातें रखी है कटारा जी ने, मैं उस पर थोड़ी से प्रकाश डालना चाहता हूँ। दीपक जी, ये लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या कोई क्षेत्रीय दलों के बीच नहीं है। ये स्पष्ट तौर पर इस समय देश में 2 विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। और बहुत सही कहा मेरे मित्र कटारा जी ने कि वो 24 घंटा काम करते हैं, लेकिन काम किसके लिए करते हैं? उनके की पार्टी काम करती है अंबानी और अडानी जैसे लोगों को बचाने का, संरक्षण देने का और अपनी पूरी गिरेबान उनके हाथ में देने का, पूरा साम्राज्य जो है, आर्थिक साम्राज्य उनके हाथ में देने का काम करते हैं। वो 24 घंटा काम करते हैं समाज के भीतर नफरत का बीज बोने का और
झूठ और प्रोपेगेंडा का राज चलाने का। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ये जो साथी लोग हैं, सच में ये बात सही है कि ये 24 घंटा इसी काम में लगे रहते हैं। हमारी पार्टी की बुनियाद जो है ना, वो देश के आंदोलन पे खड़ी है, सत्य अहिंसा पे खड़ी है। इसलिए हम कभी भी इस तरह से झूठे प्रोपेगेंडा और दावे वाली बात कभी नहीं करते हैं। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में भी ये 25 के 25 सीटें जीतेंगे, 5 लाख के अंतर से हर सीट जीतेंगे, और इसी तरह से स्टूडियो में बात करते थे। तब भी हमने कहा था कि हम जोरदार चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे नहीं। ये हम कभी ये जो दावा लोकतंत्र को नकारना होता है, और हम उस थीम पर हमेशा चलते हैं। और आज भी मैं इसी बात पे आपके सवाल पे आ रहा हूँ कि कितनी सीटें जीतेंगे ये तो बैलेट बॉक्स पे पैक हो गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, जो इस विचार को मानने वाला है, क्योंकि हम लोग केवल और केवल दीपक जी बीजेपी से लड़ना नहीं हो रहा। इस समय हम उस आर्थिक तंत्र से लड़ रहे हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है उससे लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग और दूसरी तमाम जो संस्थाएं हैं उनसे हम लोग लड़ रहे हैं। तो भारतीय जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है वो संघर्ष कर रहा है। हमें बस विश्वास है इस बात का कि जनता में अब समझ पहले से बहुत बेहतर डेवलप हो चुकी है, और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा, जो झूठ और ये जो अंबानी अडानी की सरकार पे है, वो समझ चुका है। और हमें पूरा चलिए विश्वास ठीक है है। कि सातों आपने जो सवाल उठाया ना सीपी यादव जी, वापस आऊंगा मैं आपके पास। मैं आऊंगा कटारे जी आपके पास। मुझे इतना सा बता दीजिए, सीटें आपकी पार्टी के तमाम बड़े नेता 7 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो 7 सीटें जीत रहे हैं आप, या 4 बरकरार रखेंगे, या नफा होगा नुकसान होगा? ये सवाल मेरा आपसे। संख्या बताइए ना सर एक बार। जब चुनाव लड़ते हैं तो हर सीट जीतने के लिए लड़ी जाती है दीपक जी, कोई भी सीट खोने के लिए नहीं लड़ी जाती। तो मैं कैसे बताऊं कि एक सीट कम होगी या 2 सीट कम होगी? हम 7 सीटों पे चुनाव लड़े हैं, दमदार तरीके से चुनाव लड़े, और परिणाम कल आने दो। क्योंकि ये दावा तो वो करते हैं जो झूठ और प्रोपेगेंडा पे विश्वास करते हैं। ठीक है। डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, आपकी एंट्री चाहूंगा सर। क्या कुछ परिस्थितियां आपको लगती है, जिस तरीके से 7 सीटों पर चुनाव हुए, 4 कांग्रेस के पास थी, 1 आरएलपी, 1 बीएपी, 1 बीजेपी के पास थी, तो परिणाम बदलेंगे? देखिए दीपक जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले वोटिंग हो चुकी है। कल 11 बजे तक सारी स्थितियां भी साफ हो जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतती है, जैसा कि पिछले बार 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 1 सीट थी, तो भारतीय जनता पार्टी अगर 4, 5, 6, 7 सीटें, जितनी भी सीटें जीतती है, तो कहीं ना कहीं ये भजनलाल सरकार के 1 साल का जो कार्यकाल रहा, और उस कार्यकाल में जो उन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं जनता ने उस पर मोहर लगाई है, अगर भारतीय जनता पार्टी को ये सारी सीटें मिलती है तो। रही बात कांग्रेस के, जो अभी हमारे बड़े भाई दीपक जी भी कह रहे थे, ये अपने सीबी यादव जी भी कह रहे थे, सीबी यादव जी भी कह रहे थे कि हमने दमदारी से लड़ा, हमारा कार्यकर्ता फील्ड में रहता है, ये करता है, वो करता है, और हम चुनाव जीतने 7 सीटों का दावा भी कर रहे हैं। तो दावा तो अशोक गहलोत जी ने चुनाव से पहले भी, जो विधानसभा चुनाव थे उससे पहले भी ये कहा था कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती है। लेकिन हुआ क्या, उस अहंकार की वजह से जनता ने उनको कुर्सी से हटा दिया। तो इस प्रकार का अहंकार करना पहली बात। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत अच्छा अगर लेकर के आती है, सीटें जीतती है, तो ये आप मान के चलिए निश्चित तौर पर सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सरकार तो पूरे 4 साल और अभी रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि जो 7 सीटों के जो मतदाता हैं, जो लाखों मतदाता हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो विकास कार्य है उस पर अपनी सहमति जताई है, उसको अपना समर्थन दिया है, और इस हिसाब से राजस्थान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है नरेंद्र। दीपक जी एक बात, सिर्फ अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है, समर्थन कहाँ दे दिया? पहले ये घोषणा कर देना, ये तो कम से कम विश्लेषक के नाते तो बहुत गलत बात है ना। अभी तो परिणाम भी नहीं आया है। दीपक जी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा अगर भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतती है, पहले भारतीय जनता पार्टी के पास 7 सीटों में से 1 सीट थी, अगर सीटें जीतती है तो कहीं ना कहीं ये जनता का समर्थन है, ये जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों पे मोहर लगाने का प्रयास किया है। ऐसा होता है तो संभावना साहब पॉजिटिव है, इसलिए संभावना। पॉजिटिव नहीं होती तो आशंका कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र, तो क्या है ये भी तो बताना चाहिए ना। फिर तो आपके काम, फिर तो आपने जो मुद्दे बुनाए उस पर मोहर लग जाती।
यदि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है, आप यदि 4 सीटों पर बरकरार रखते तो आपके मुद्दों पर वोट लग जाएगी। ठीक है नरेंद्र कटारा जी, आप अपनी बात, नरेंद्र कटारा जी प्रतिक्रिया दे रहे थे आप सीबी यादव जी की बात पर, उसके बाद में मेरा एक प्रश्न और है आपसे, आप अपनी बात रख दीजिएगा। मेरा एक प्रश्न, आपने कहा कि बहुत सारे युवाओं के लिए काम किया सरकार ने और उन मुद्दों के बूते हम गए थे, विकास के काम के बूते गए, ईआरसीपी के लिए गए, ईआरसीपी लेकर गए तो आप 3 सीटों पर इफेक्ट डालेंगे उसका, अलवर के रामगढ़, दौसा और साथ में देवली उनियारा टॉप की, ठीक है, बाकी सीटों का क्या साहब? और दूसरी मेरा एक सवाल है, आपने पेपर लीक की बात बार बार की, लेकिन पेपर लीक के मामले में साहब लगातार पेपर एसआई भर्ती 2021 का पेपर रद्द करने की मांग भी युवा लगातार उठा रहे हैं, उसको लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया, तो वो आपके कहीं उल्टा पड़ेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका? मेरे कांग्रेस के मित्र यहाँ बैठे हैं, मुझे सबसे पहले तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है कि जनता वोट डालती है, लाइनों में लगती है, करोड़ों करोड़ों लोग वोट डालते हैं, मतदान का प्रयोग करते हैं, संविधान के अधिकारों का प्रयोग करते हैं, और बड़ी मैं कैसे मैं शब्दों का उपयोग करूं, बड़ी ही बेशर्मी से अडानी अंबानी की सरकार कह देते हैं। इनको सोचना चाहिए कि कितनी जनता का अपमान ये कर रहे हैं कि जो लोग माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा, 70-70 साल के लोग, 90-90 साल के लोग, खटियाओं पे लेटे हुए लोगों को, बुजुर्गों को जब वहाँ संविधान के अधिकार के रूप में मतदान के लिए जब वो आते हैं, ऐसे बुजुर्ग लोगों का, वरिष्ठ लोगों का, माता बहनों का, ऐसे हमारे लोगों का ये जब कांग्रेस अपमान करती है कह के अडानी अंबानी की सरकार है, तो बाकी में इनका लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये लोग केवल भ्रष्टाचार में विश्वास करते हैं और अपने अपने अहंकार में जीते हैं। इसलिए कांग्रेस इस समय इस प्रकार की हो चुकी है कि वो विश्लेषण करने वालों पर भी शंका करती है, लोकतंत्र पे भी शंका करती है, जनता पे भी शंका करती है, चुनाव आयोग पे भी शंका करती है, क्योंकि ये खुद अपने कर्म में विश्वास नहीं करते। जनता के साथ जिस प्रकार उन्होंने धोखा किया है, भ्रष्टाचार किया है, जनता को जिस प्रकार लूटा है, गरीबी के नाम पे लड़ाया है, क्षेत्र के नाम पे लड़ाया है, भ्रष्टाचार किया है, अमीरी गरीबी के नाम पे लड़ाया है, देश के टुकड़े टुकड़े किए। अब इनके पास केवल और केवल अपने आप को कोसने के अलावा और इल्जाम लगाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। इसके साथ ही आपने पूछा कि ईआरसीपी का प्रभाव 3 सीटों तक ही रहेगा। मैं दीपक जी बता देना चाहता हूं कि राजस्थान एक परिवार है। जब यहां पे एक घर में खुशी आती है तो दूसरे घर में भी खुशी होती है। और सबसे बड़ा जब निर्णय जाता है, संदेश जाता है कि हमारा मुख्यमंत्री पहले दिन से ही काम कर रहा है, हमारा मुख्यमंत्री पहले दिन से ही उन कामों में लग गया जिसको 5 साल तक कांग्रेस सरकार लटकाए रखी। जनहित का मुद्दा था, पानी का मुद्दा था, जल का मुद्दा था। तो ये पूरा का पूरा संदेश राजस्थान में जाता है कि हमारा मुख्यमंत्री एक दिन भी घर नहीं बैठा, छुट्टी नहीं बिताई, पहले दिन से वो जल की व्यवस्था में लग गया, जिस जल के लिए राजस्थान तरसता है। राजस्थान में जल का बहुत महत्व है, इसलिए ईआरसीपी पूरे राजस्थान में इफेक्ट करेगी। इसके साथ ही आपने कहा युवाओं की बात कही, युवाओं पे हमने देखो लगातार कार्रवाइयां किए और पेपर लीक में जो लोग फंसे थे, जिन्होंने गलत किया था, उनको जेल के अंदर डाला। आपने कहा एसआई भर्ती की बात की, देखो हमारा संविधान कहता है, कानून कहता है, हर चीज क्लियर कट होनी चाहिए, सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। हमारे यहाँ ऐसी कोई जल्दी नहीं है कि हम किसी के साथ अन्याय कर दें, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि न्याय और सज्जन व्यक्ति और जो व्यक्ति पूरा ईमानदारी से काम करता है उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे समय लग जाए। ये एसआई भर्ती में वही प्रक्रिया है। जमानत भी मिल गई साहब, उसमें से कुछ लोगों को जमानत भी मिल गई है। कानून पे, न्यायपालिका पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो उनका निर्णय है, न्यायाधिपति जो निर्णय लेते हैं उन्होंने लिया होगा, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है, लगातार माफियाओं को सबूतों के साथ अंदर पहुंचा रही है। और मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं साहब, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं कि बहुत सारे युवा हैं जो कि इस एसआई भर्ती को रद्द करना चाहते हैं, वो लगातार अनशन पर भी बैठे, बाद में उन्हें जेल भी भेज दिया गया था, बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई। इसी तरीके से किरोड़ी लाल मीणा, आप ही के काबीना मंत्री हैं, वो भी ये कह चुके हैं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, ऐसा जहां तक मुझे जानकारी कहा है शायद उन्होंने। मैं आपसे दीपक जी यही कह रहा हूं। ये मुद्दा क्या, ये जो विषय है, ये मुद्दा नहीं बनेगा क्या चुनाव में? नहीं बना क्या जो परिणामों पर असर डालेगा? मुद्दा जब बनता है जब अविश्वास की स्थिति होती है। राजस्थान का युवा, राजस्थान की जनता आदरणीय मुख्यमंत्री जी में, सरकार में विश्वास करती है। उनको पता है इन्होंने कितने झूठे लोगों को पकड़ा है, कितने मक्कार लोगों को पकड़ा है, कितने बेईमान लोगों को पकड़ा है। अब किसी चीज के निर्णय लेने में, विचारने के लिए समय लगता है, क्योंकि निर्णय ऐसा होना चाहिए जिसपे हमको वापस ना मुड़ना पड़े, किसी को यह नहीं सोचना पड़े कि इस निर्णय में यह कुछ गलती हो गई। हमने लगातार किसी को गिरफ्तार करने में देरी नहीं की, जेल पहुंचाने में देरी नहीं की। सब तथ्य जनता के सामने है और जो निर्णय लेंगे जनता के आधार पर लेंगे, युवाओं के भविष्य के आधार पर लेंगे और बहुत ही जल्दी निर्णय लेंगे। ठीक है। सीबी यादव जी ये कह रहे हैं कि हमने काम किया, उसके आधार पर वोट मिलेंगे। ईआरसीपी को लेकर काम किया, उसके आधार पर 3 सीटें जो प्रभावित होती है उस पर फायदा मिलता हुआ नजर आता है, यदि बीजेपी के दावे सही बैठते हैं तो। इसी तरीके से यमुना जल समझौते की बात होती है तो झुंझुनू पर उसका सीधा असर पड़ता है। मुख्यमंत्री 84 और सड़क पर जाते हैं तो वहां पर भी पेयजल योजनाओं को लेकर वो बात करते हैं।
तो ऐसे में कांग्रेस के लिए इन चुनावों से पहले मुसीबत खड़ी हुई क्या साहब इन मुद्दों के जरिए? दीपक जी, बस आपके जवाब के लिए आने पर मैं 30 सेकंड और ले रहा हूँ। पहले जो हमारे भाजपा के मित्र कह रहे हैं कि हमें शर्म नहीं आती है। आप सोचिए, अमेरिका का फेडरल बैंक 2000 करोड़ रुपए का घोटाले के लिए गिरफ्तारी वारंट निकाल रहा। केन्या जैसी सरकार मतलब डील रद्द कर रही है। हमें इन्हें शर्म नहीं आती है कि आप एक जो एफआईआर करके तो दिखाओ, एक शब्द तो बोल के दिखाओ। ये हमें बस शर्म आनी चाहिए। आज इस लोकतंत्र को शर्म नहीं आ रही। मैं दूसरी चीज जो कह रहा हूँ ना कि ये आप कह रहे हो शर्म, इस देश का कितना शर्म से सिर झुकता होगा जब ये बात आ रही है कि रिश्वत दी जाती है। मैं आपकी बात यादव जी, अब विषय से फिर भटक रहे हैं, अडानी की तरफ चले जाएंगे और तरफ चले जाएंगे। तो साहब अडानी के लिए तो पलक पावड़े आप लोगों ने भी बिछाए थे उदयपुर के अंदर। अब सर, अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2022 के अंदर, उस समय उनके बेटे आरसीए के अध्यक्ष थे और उन्हीं के लिए आरसीए का कार्यकाल, आरसीए अध्यक्ष का कार्यकाल बहुत बेहतर हो तो उदयपुर में उसी अडानी के साथ मिलकर आप स्टेडियम बनवाने की तैयारी कर रहे थे। जहां तक मेरी जानकारी है शायद 25 एकड़ में स्टेडियम बनाने की बात थी साहब। सोलर के लिए भी बहुत सारे आपने आवंटित किए थे और बाद में राहुल गांधी गालियां देते थे और इस तरफ अशोक गहलोत उनको बुलाकर। और देश को बोफोर्स तोप पे शर्म नहीं आती कि एक बार पूछना। आपको क्रम से आ रहा हूँ, अब मैं उस बात पे आ जाता हूँ, क्रम से आ रहा हूँ। आपने कहा ईआरसीपी का युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा, ये पेपर लीक हो रही है। आपको पता है ये मामले तो लोकसभा चुनाव में भी थे। इनकी तो खूब जबरदस्त इन्होंने ईआरसीपी और पेपर लीक, इन्हीं दो मुद्दों पे तो लोकसभा चुनाव में गए थे। क्या हाल हुआ? बात क्या है? क्या सरकार इनकी जागीर है क्या कि आप एमओयू कर रहे हो, वो आप बताओगे नहीं जनता को और विपक्ष को बताओगे नहीं? कोई जागीर थोड़ी है क्या? जनता समझती नहीं है इस बात को, जो है ना एमओयू कर लिया, ईआरसीपी होगी, है कहाँ, कागज कहाँ है? आपकी जागीर थोड़ी है कि आप बोलते जाओगे हम जनता पागल है मानती जाएगी। जनता इतनी बेवकूफ और पागल नहीं है। जनता जानती है कि झूठ क्या है। यो आप जहां तक पेपर लीक की बात कर रहे हैं, ये और एसआई की, आपने एसआई की भर्ती परीक्षा में ये छात्र टंकियों पर चढ़ चढ़ करके चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं आपका मंत्री रोक रहा है कि एसआई की भर्ती को रद्द मत करो। बिश्नोई जी मंत्री जी का इन्वॉल्व है उसके भीतर। अच्छा, एसआई के भीतर ये सारा ज्ञान झाड़ रहे हैं कि कोई एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिल जाए, कहीं वो फंस नहीं जाए। तो ईओ की भर्ती क्यों रद्द कर दी? वहां क्योंकि कोई मंत्री इन्वॉल्व नहीं था, वहां पे क्यों कर दिया आपने, जो है? तो बात ये है, आप ये कह रहे हो हमने 25,000 नियुक्ति पत्र बांट दिए। मैं दावा करता हूं एक नियुक्ति पत्र भी आपकी सरकार की नियुक्ति निकाली हुई, एक रोजगार भी दी हो इस सरकार ने। इस सरकार ने केवल और केवल काम क्या किया है? पर्यटन का काम किया है, घूमने का काम किया है। और अभी तक तो चीजें संभल नहीं रही है। जो राजीव गांधी एक्सीलेंस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत जो बच्चे विदेश में गए वहां सुसाइड करने की स्थिति में आ रहे हैं, उनको वहां विदेश में भेज करके इनकी सरकार जो है उनको पैसा नहीं दे रही है। वहां पे इन्होंने केवल और केवल समीक्षा के नाम पर हमारी जो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको बंद करने का काम और उनको कमजोर करने का काम किया। इसके अलावा इनका कोई काम, एक उपलब्धि नहीं है। और ये हमारी सरकार के कामों को, दिए गए रोजगार को वहां उत्सव की तरह मनाते हैं। आप निकालो, आप रोजगार दो, फिर करो ये काम। तो आपकी बुनियाद पूरी उस पे है। अब मैं आता हूं दीपक जी उस सवाल पे जो आपने अडानी जी की, हमने भी तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किए थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी उद्योगपतियों और उद्योगों के विरुद्ध नहीं है। आप नियम के अनुसार आप कोई भी इस देश में प्रदेश के भीतर आप आइए, आपका जो खुली निविदा उसके भीतर आइए, उसमें नहीं है। लेकिन आप पूरा सरकार को गिरवी रख देंगे। ये जो है महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार बदलती है उसकी डील में अडानी जी का क्या काम है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या काम है एक उद्योगपति का कि सरकार गिरा रहे, पार्टी को खरीद रहे, उसमें क्या काम है? अडानी जी कहां जाएंगे उसके भीतर? तो बात यह है कि आप, और जब अडानी जी पे सवाल उठते हैं तो आप संसद के अंदर उन सब लोगों की सदस्यता रद्द कर देते हो। 150 सांसदों की आपने निलंबन कर दिया केवल अडानी जी के लिए, केवल एक फोटो दिखाने के लिए। तो आप क्यों पूरी पार्टी अडानी जी के समर्थन में और पक्ष में खड़ी हो जाती है? ये तो संदेह उठता है ना। आप बताइए कि क्यों खड़े होते हैं आप उसके सामने? तो बात ये नहीं है। आप जवाब देना चाहेंगे कटारा जी? जी 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 बिल्कुल। विचारधारा की लड़ाई हम और हमारा कार्यकर्ता, प्रदेश की जनता और देश की जनता जोरदार तरीके से लड़ रही है। हम पहले आजादी की लड़ाई में भी इनको मात दी थी, अभी भी हम मात देंगे। थोड़ा सा एक दौर चला है, ये अहंकार भी खत्म होगा, ये तानाशाही का दौर भी खत्म होगा, लोकतंत्र लौटेगा भी, संविधान लौटेगा भी। और ये सारे के सारे जो सुबक्केबाज और जो झूठ और नफरत की चीज है, ये पहले भी हार दिया ही है और आज नरेंद्र जी, हमें। दीपक जी, इनको एक्चुअली क्या है, बोफोर्स तोप याद नहीं रहता। और बीकानेर में जिन कुंवर साहब ने, जीजा जी ने जमीन गरीबों की हड़पी,
किसानों की जमीन जिन जीजाजी ने हड़पी वो इनको याद नहीं आती और उस पर इनको शर्म नहीं आती। इनको उद्योगपतियों पे शर्म आती है जो देश को रोजगार दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी निभा रहे हैं। उन उद्योगपतियों को गाली देने में शर्म नहीं आती, इनको शर्म आती है। और इनको शर्म नहीं आती तो उस बाड्रा खानदान पे नहीं आती जिसने किसानों की जमीन को हड़प लिया, उस बोफोर्स तोप के कांड पे नहीं आती जिसने भारत का पैसा बर्बादी में और भ्रष्टाचार में लुटा दिया। इसके साथ ही ये कहते हैं साहब कि हमने किसके लिए किया, हमने किसानों के लिए काम किया है। हमने कहा था कि हम उनकी सम्मान निधि बढ़ाएंगे, 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये सम्मान निधि, 14,000 रुपये राजस्थान में सम्मान निधि मिल रही है। और 65 लाख किसानों को हमने 650 लाख से अधिक का सम्मान निधि ट्रांसफर किया है। 75,000 किसानों को हमने सब्सिडी पे कनेक्शन दिया है और 15,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी किसानों के खातों में बिजली के रूप में हम दे चुके हैं। हमने लाखों मैट्रिक टन अनाज हमने सब्सिडी पे खरीदा है। इसके साथ ही हम युवाओं के लिए, इन्होंने कहा कि किसी एक युवा को रोजगार दिया हो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने इस बड़े चैनल पे कहा है कि एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया भजनलाल सरकार ने। क्या मैं युवाओं को सामने ला दूं और उनके नियुक्ति पत्र ला दूं? क्या कांग्रेस पार्टी यहां के युवाओं से माफी मांगेगी कि हमने झूठ बोला और भ्रम फैलाया? और इन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दे थे। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से जनता को कांग्रेस ने बहकाया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस कभी भी यहां पे देश में बंटवारे से कभी पीछे नहीं हटती है, खून खराबे से पीछे नहीं हटती है। ऐसे ऐसे मुद्दे जनता के बीच लाती है जिससे कि जनता आपस में लड़े, आगजनी हो, आपस में मारकाट हो और ये देश बढ़ता रहे और कांग्रेस का काम चलता रहे। तो 1947 में इन्होंने जिस प्रकार से शासन के कत्लेआम मचवाया, ये कहते स्वतंत्रता की लड़ाई ले, नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिस प्रकार से देश के टुकड़े किए, कितने लाखों लोगों की लाशें पड़ी हुई थी बंटवारे पे, इस प्रकार से इन्होंने अब जातिगत जनगणना के आधार पर घर घर को ये तोड़ना चाहते हैं। ये गरीबी के नाम पे तोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये भ्रष्टाचार के बिना इनका काम नहीं चलता। ये जनता के कल्याण का एक काम नहीं करते। मुझे ये बताइए, लोकसभा चुनाव में भड़का दिया जनता को, तो इन उपचुनाव में सफल हो पाएगी क्या फिर कांग्रेस? बिल्कुल, जनता को समझ में आ गया कि कुछ नहीं होने वाला, विकास से ही देश का भला होगा। और विकास केवल और केवल देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे चलता है, भजनलाल जी के पीछे चलता है और विकास को ही जनता चुनती है। डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, मुझे ये बताइए, लोकसभा चुनाव की हम बात करें, लोकसभा चुनाव में मैं आऊंगा, सीबी यादव जी एक बार वापस आ जाऊंगा आपके पास आखिरी टिप्पणी के लिए। अविनाश शर्मा जी, जिस ईआरसीपी की बात की जाती है उस ईआरसीपी में दौसा में जो बीजेपी है उसको शिकस्त मिल जाती है। साथ में यदि बात करें टोंक सवाई माधोपुर, वहां पर नहीं जीत पाती, भरतपुर में नहीं जीत पाती, धौलपुर करौली में नहीं जीत पाती। ऐसे 4 सीटें तो मोटे तौर पर है जहां पर जीत नहीं पाई कांग्रेस बीजेपी। तो ऐसे में इन चुनावों के अंदर क्या इसका फर्क पड़ेगा उपचुनावों के अंदर? ईआरसीपी की मान लीजिए झुंझुनू में यमुना जल समझौते का असर नजर नहीं आया था। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, बिल्कुल इन 4 सीटों पे भी फर्क पड़ेगा और झुंझुनू जिले में भी यमुना जल समझौते को लेकर के एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि ईआरसीपी की अगर बात करते हैं तो ईआरसीपी की जब ये योजना चालू करने में पूर्ववर्ती पहले वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, उन्होंने इस ईआरसीपी को लेकर के आए थे। अशोक गहलोत के समकालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में थे, तब भी दोनों मुख्यमंत्री अगर चाहते तो उस पे बैठ करके बातचीत करके पूर्वी राजस्थान को पानी पिलाने का काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यमुना जो जल समझौते की आप झुंझुनू की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। तीसरी बात, अब मैं आपको ये घोटाले की जो बात करते हैं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, हमारे बड़े भाई डॉक्टर सीबी यादव जी वो घोटाले भूल गए क्या जो 2012 में कोयला घोटाला हुआ, जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2008 में हुआ, वो भूल गए कि मैं अविनाश जी मैं ये जानना चाह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में वो मुद्दे नहीं बन पाए तो इन उपचुनाव में मुद्दे बनेंगे क्या? मैं ये पूछ रहा था आपसे। ईआरसीपी का मुद्दा डेफिनेटली बनेगा क्योंकि पूर्वी राजस्थान को अगर पानी पिलाने का कहीं काम किया है, इस योजना को लेकर के आने का काम किया तो वो भजनलाल सरकार ने किया है, निश्चित तौर पर बनेगा। अब लोकसभा चुनाव में मुद्दा नहीं बना था दौसा में और साथ में टोंक सवाई माधोपुर में, धौलपुर करौली में, भरतपुर में, इससे पूछा मैंने आपसे, और झुंझुनू में यमुना जल समझौते का। देखिए दीपक जी, पूर्वी राजस्थान में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर पानी की कमी है, वहां सिंचाई के लिए पानी नहीं है, वहां पीने के लिए पानी नहीं है। मैं खुद भी पूर्वी राजस्थान से आता हूँ, मेरा खुद का भी जो ग्राम है वो सवाई माधोपुर जिले में आता है, लेकिन ये बात निश्चित तौर पर इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर सीबी यादव जी, आपकी 30 सेकंड में आखिरी टिप्पणी सर, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे
इसलिए। अगर रॉबर्ट वाड्रा जी का घोटाला सामने नहीं ला पाए, 10 साल 11 साल हो गए, तो धिक्कार आपकी सरकार को। इससे नालायक और जमानतों पे नकारा चल रहे हैं सरकार सारे क्या के हो सारे, सकती है? राहुल आप या गांधी, टीवी की बात पूरा करते हो। गांधी परिवार, वाड्रा परिवार, आपके कांग्रेस के 90% नेता जमानत पे हैं, जेल जाएंगे। चिंता मत करो, पूरे सबूत ले रहे हैं, जेल भेजेंगे, सबको जेल भेजेंगे। जितनों ने घोटाला किया है, जनता का पैसा खाया है, गरीबों का पैसा खाया है, जिसने कांग्रेस ने गरीबों को लूटा है, सबको जेल भेजेंगे, सबको जमानत पे चल रहे हैं। एक एक का नंबर आएगा। राहुल गांधी जी रोज माफी मांगते हैं, रोज। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, नरेंद्र कटारा जी, डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, डॉक्टर सीबी यादव जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े हैं, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, आज जो रात है वो कयामत की रात है, क्योंकि कल जब सुबह होगी, चुनाव परिणाम सामने आएंगे, तो हर कोई अपने ढंग से उन चुनाव परिणामों को यहां पर पेश करेगा। किसके लिए राहत होगी, किसके लिए आफत होगी, तमाम चीजें चुनाव परिणाम सामने आने के बाद पता लग जाएगा। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही, इजाजत दीजिए।